एक बार तो पूछा होता, किस बात का था राघव को मलाल, पता नहीं क्यों किसी किसी के साथ दम घुटता सा लगता है। जैसे आपकी हर सांस पर किसी का पहरा हो या कोई हर पल आप पर नजर रख रहा हो। क्या ऐसे में दम घुटता सा नहीं लगता? सीमा ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी ओर देखा। कहीं तुम्हें दमा का रोग तो नहीं हो गया? मैंने भी प्रत्युत्तर में प्रश्न दाग दिया। मेरा मजाक उसके गले में फांस जैसा अटक जाएगा, मुझे नहीं पता था। तुम्हें लग रहा है कि मैं तमाशा कर रही हूँ। मैं अपने मन की बात समझाना चाह रही हूँ और तुम समझ रहे हो। सीमा का स्वर रुंध जाएगा मुझे पता नहीं था। सहसा मुझे रुकना पड़ा। हंसती खेलती सीमा इतनी परेशान भी हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सीमा मेरे पापा के दोस्त की बेटी है और मेरे बचपन की साथी है। हमने साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और जीवन के कई उतार चढ़ाव भी साथ साथ पार किए हैं। ऐसा क्या हो गया उसके साथ? हो सकता है उसके पापा ने कुछ कहा हो, लेकिन पापा के साथ पूरी उम्र दम नहीं घुटा तो अब क्यों दम घुटने लगा? 2 दिन बाद मैं फिर सीमा से मिला तो क्षमायाचना कर कुछ जानने का प्रयास किया। ऐसा क्या है सीमा? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब क्या मुझे भी रुलाओगी तुम? मेरी वजह से तुम क्यों रोओगे? तनिक रुकना पड़ा मुझे। सवाल गंभीर और जायज भी था। भला मैं क्यों रोऊंगा? मेरा क्या रिश्ता है सीमा से? सीमा की माँ का एक्सीडेंट, उनका देर तक अस्पताल में इलाज और फिर उनकी मौत, सीमा का अकेलापन, सीमा के पापा का पुनर्विवाह और फिर उनका भी अलगाव। कोई नाता नहीं है मेरा सीमा से, फिर भी कुछ तो है जो मुझे सीमा से बांधता है। तुम मेरे कौन हो राघव? पता नहीं। तुम्हारे सवाल से तो मुझे दुविधा होने लगी है और विचार करना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ तुम्हारा। तनिक क्रोध आ गया मुझे, यह सोचकर कि कौन है जो हमारे रिश्ते पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं घूम गया? अच्छी बात है, नहीं मिलूंगा मैं तुमसे। पता नहीं कैसे लोगों में उठती बैठती हो आजकल, लगता है किसी मानसिक रोगी की संगत में हो जो खुद तो बीमार होगा ही, तुम्हारा भी दिमाग खराब कर रहा है। और इतना कहकर मैंने हाथ में पकड़ी किताब पटक दी। यह लाया था तुम्हारे लिए, पढ़ लो और अपनी सोच को जरा स्वस्थ बनाओ। मैं तैश में उठकर चला तो आया पर पूरी रात सो नहीं सका। भैया भाभी और पिताजी पर भी मेरी बेचैनी खुल गई। बातों बातों में उनके होठों से निकल गया, सीमा के रिश्ते की बात चल रही थी। क्या हुआ उसका? उस दिन भाई साहब बात कर रहे थे कि जन्मपत्री मिल गई है, लड़के को लड़की भी पसंद है, दोनों अच्छी कंपनी में काम करते हैं। क्या हुआ, बात आगे बढ़ी कि नहीं? मुझे तो पता नहीं कि सीमा के रिश्ते की बात चल रही है। क्या सीमा ने भी नहीं बताया? भाई साहब तो बहुत उतावले हैं इस रिश्ते को लेकर कि लड़का उसी के साथ काम करता है। मनीष नाम है उसका, जाति भी एक है। अरे भाभी, आपको इतना सब पता है और मुझे इसका कख भी पता नहीं। इतना कहकर मैं भाभी का चेहरा देखने लगा और भौचक्का सा अपने कमरे में चला आया। पता नहीं चला कब भाभी भी मेरे पीछे कमरे में चली आईं। राघव, क्या सचमुच तुम कुछ नहीं जानते? हाँ भाभी, बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। क्यों? सीमा ने नहीं बताया? तुमसे तो उसकी अच्छी दोस्ती है, जराजरा सी बात भी एक दूसरे के साथ तुम बांटते हो। भाभी, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, मगर यह सच है। आजकल सीमा परेशान बहुत है। पिछले 3 से 4 दिनों में हम जब भी मिले हैं, बस हम में झगड़ा ही हुआ है। मैं पूछता हूँ तो कुछ बताती भी नहीं है। हो सकता है वह लड़का मनीष ही उसे परेशान कर रहा हो। उसने कहा भी था कुछ, सहसा याद आया मुझे, दम घुटने जैसा कुछ कहा था। उसी बात पर तो झगड़ा हुआ था।
सब समझ आने लगा मुझे। हो सकता है वह लड़का सीमा को पसंद न हो, वह सीमा की हर सांस पर पहरा लगा रहा हो। बचपन से जानता हूं न, सीमा को जरा सा भी तनाव हो तो उसकी सांस ही रुकने लगती है। तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ राघव, भाभी बड़ी बहन का रूप लेकर बोली। सीमा तुम्हारी अच्छी दोस्त है या उससे ज्यादा भी है? कुछ अच्छी मित्र है। यह कैसी बातें कर रही हैं आप? कल सीमा भी पूछ रही थी कि मैं उसका क्या लगता हूँ, जैसे वह जानती नहीं कि मैं उसका क्या हूँ। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, भाभी बोली। एमबीए हो, बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हो, सबको समझा कर चलते हो। क्या मुझे समझा सकते हो कि तुम सीमा के क्या हो? हम दोनों बचपन के साथी हैं, बहुत कुछ साथ साथ सहा भी है। भाभी बात को बीच में काट कर बोली, अच्छा बताओ, क्या 2 पल भी बिना सीमा को सोचे कभी रहे हो? ना, नहीं रहा। तो क्या उसके बिना पूरा जीवन जी लोगे? उसकी शादी कहीं और हो गई तो? भाभी, मैं सीमा को किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए ऐसा सपना ही नहीं देखा। उसका सुख ही मेरे लिए सब कुछ है। वह जहां रहे सुखी रहे, बस। तुमने उससे पूछा वह मनीष को पसंद करती है? नहीं ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। जिसके साथ उसके पिता ने जन्म कुंडली मिलाई है, क्या उसके साथ उसके विचार भी मिलते हैं? नहीं जानते न तुम उसका सुख दुख जानते ही नहीं, तो उसे सुखी रखने की कल्पना भी कैसे कर सकते हो? एक बार तो उससे खुलकर बात कर लो, बहुत देर न हो जाए। मुन्ना, भाभी का हाथ मेरे सिर पर आया तो लगा एक ममतामयी सुरक्षा कवच उभर आया मन के आसपास। क्या भाभी मेरा मन पहचानती हैं? लगा चेतना पर से कुछ हट सा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सीमा ना कर देगी। भाभी बोली, कोई बात नहीं, हम बुरा नहीं मानेंगे। कम से कम दिल की बात कहो तो सही। तुम डरते हो तो मैं अपनी तरफ से बात छेड़ ओ। मुझे डर है राघव, कहीं ऐसा न हो कि वह इतनी दूर चली जाए कि तुम उसे देख भी ना पाओ। सवाल अनपढ़ या पढ़े लिखे होने का नहीं है। कुछ सवाल इतने भी आसान नहीं होते जितना तुम सोचते हो, क्योंकि बड़े बड़े पढ़े लिखे भी अक्सर कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते। सीमा को तो अनपढ़ कह दिया, तुम ही कौन से पढ़े लिखे हो, जरा समझाओ मुझे। किंकर्तव्य विमूढ़ मैं भाभी को देखता रहा। मेरा मन भर आया। अपने भाव छिपाने चाहे लेकिन प्रयास असफल रहा। भाभी से क्या छिपाऊं? शायद भाभी मुझसे ज्यादा मुझे जानती है, और सीमा को भी। मुन्ना, तुम आज ही सीमा से बात करो। मैं शाम तक का समय तुम्हें देती हूँ, वरना कल सुबह मैं सीमा से बात करने चली जाऊंगी। अरे, जाति नहीं मिलती न सही, दिल तो मिलता है। वह ब्राह्मण है, हम ठाकुर हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब उसे साथ ही लेना है तो उसके लायक बनने की जरूरत ही क्या है? जिंदगी इतनी सस्ती नहीं होती बच्चे कि तुम इसे यूं ही गवा दो, और इतनी छोटी भी नहीं कि सोचो बस खत्म हुई ही समझो। पल पल भारी पड़ता है जब कुछ हाथ से निकल जाए। मुन्ना, तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं भाभी की गोद में समा कर रो पड़ा। पिछले 10 सालों में मां बनकर भाभी ने कई बार दुलारा है। जब भाभी इस घर में आई थी तब मैं 16 से 17 साल का था। डरता भी था, पता नहीं कैसी लड़की घर में आएगी, घर को घर ही रहने देगी या श्मशान बना देगी। और अब सोचता हूँ कि मेरी यह नन्ही सी मां न होती तो मैं क्या करता। तुम बड़े कब होगे राघव? चीखी थी भाभी। मुझे बड़े होने की जरूरत ही नहीं है, आप हैं। अगर आपको लगता है बात करनी चाहिए तो आप बात कर लीजिए, मुझ में हिम्मत नहीं है। उनकी, हाँ, आप ही पूछ कर बता दें। डरता हूँ कहीं दोस्ती का यह रिश्ता हाथ से ही न फिसल जाए। इस रिश्ते को तो यूं भी तुम्हारे हाथ से फिसलना ही है।
जितनी पीड़ा तुम्हें सीमा की वजह से होती है वह तब तक कोई अर्थ रखती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। उसके बाद यह पीड़ा तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी और सीमा के लिए भी। राघव, तुम एक बार तो सीमा से खुद बात कर लो। अपने मन की कहो तो सही। भाभी, आप सोचिए तो, उसके पापा नहीं मानेंगे तो क्या सीमा उनके खिलाफ जाएगी? नहीं जाएगी, इसलिए कि अपने पापा का कहना वह मरकर भी निभाएगी। मेरे प्रति अगर उसके मन में कुछ है भी तो उसे हवा देने की क्या जरूरत? क्या सीमा यह सब कुछ सह लेगी? इतना आसान होगा नहीं जितना तुम मान बैठे हो। भाभी गुस्से से मेरे हाथ झटक कर चली गईं और सामने चुपचाप कुर्सी पर बैठे अपने भाई पर मेरी नजर पड़ी, जो न जाने कब से हमारी बातें सुन रहे थे। क्या लड़के हो तुम? भाभी का पल्ला पकड़ कर रो तो सकते हो पर सीमा का हाथ पकड़ एक जरा सा सवाल नहीं पूछ सकते। आदमी बनो राघव, हिम्मत करो बच्चे, चलो उठो, नहा धोकर नाश्ता करो और निकलो घर से। आज इतवार है और सीमा भी घर पर ही होगी। हाथ पकड़कर सीमा को घर ले आओगे तो भी हमें मंजूर है। भैया भाभी के शब्दों का आधार मेरे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन था, लेकिन एक पतली सी रेखा संकोच और डर की मैं पार नहीं कर पा रहा था। किसी तरह सीमा के घर पहुंचा। बाहर ही उसके पापा मिल गए। पता चला सीमा की तबीयत अच्छी नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ उसे। कहती है सांस ही नहीं आती। रात भर फैमिली डॉक्टर पास बैठे रहे। क्या करूं मैं? अच्छी भली थी, पता नहीं क्या होता जा रहा है इसे। अंकल, आपको पता तो है कि घबराहट में सीमा को दम घुटने जैसा अनुभव होता है। उस दिन मुझसे बात करनी भी चाहिए थी पर मैंने ही मजाक में टाल दिया था। तो तुम उससे पूछो, बात करो। मैं सीमा के पास चला आया और उसकी हालत देख घबरा गया। 3 से 3 तकिए पीठ के पीछे रखे वह किसी तरह शरीर को सीधा रख सांस खींचने का प्रयास कर रही थी। एक एक सांस को तरसता इंसान कैसा दयनीय लगता है, मैंने पहली बार जाना था। आंखें बाहर को फट रही थी, मानो अभी पथरा जाएंगी। उसकी यह हालत देखकर मैं रो पड़ा था। सच ही कहा था भाभी ने कि मेरा सीमा के प्रति स्नेह और ममता इतनी भी सतही नहीं जिसे नकारा जा सके। दोनों हाथ बढ़ाकर किसी तरह हामफते शरीर को सहारा देना चाहा। क्या करूं मैं जो सीमा को जरा सा आराम दे पाऊं? माथा सहलाकर पसीना पोंछा। ऐसा लग रहा था मानो अभी सीमा के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। दम घुट जो रहा था। सीमा, सीमा, क्या हो रहा है तुम्हें? बात करो न मुझसे। दोनों हाथों में उसका चेहरा लेकर सामने किया। आत्मग्लानि से मेरा ही दम घुटने लगा था। उस दिन सीमा कुछ बताना चाह रही थी तो क्यों नहीं सुना मैंने। अचानक ही भीतर आते पापा की आवाज सुनाई दी। सीमा, देखो, तुमसे मिलने मनीष आया है। पापा के स्वर में उत्साह था। शायद भावी पति को देख सीमा को चैन आएगा। एक नौजवान पास चला आया और उसका अधिकारपूर्ण व्यवहार ऐसा मानो बरसों पुराना नाता हो। मेरे मन में एक विचित्र भाव जाग उठा, जैसे मैं सीमा के आसपास कोई अवांछित प्राणी था। क्या बात है सीमा? कल अच्छी भली तो थी तुम, अचानक ऐसा कैसे हो गया? सवाल पर सवाल, उत्तर न मिलने पर भी एक और सवाल। कल शाम तुम्हारा इंतजार करता रहा। नहीं आना था तो एक फोन तो कर देती। दीदी और जीजाजी तुम्हारी वजह से नाराज हो गए हैं। उन्हें फोन करके सॉरी बोल देना। जीजाजी को कहकर न आने वालों से बहुत चिढ़ है। मुझे मनीष एक संवेदनहीन इंसान लगा। सीमा पर पड़ती उसकी नजरों में अधिकार भावना अधिक थी और चिंता कम। यह इंसान सीमा से प्यार ही कहाँ कर पाएगा जिसे उसकी तकलीफ पर जरा भी चिंता नहीं हो रही। सीमा रो पड़ी थी,
और अगले पल उसका समूचा अस्तित्व मेरी बाहों में आ समाया और मेरी छाती में चेहरा छिपाकर वह चीख चीख कर रोने लगी। सीमा के पापा अवाक थे। मनीष की पीड़ा को मैं नकार नहीं सकता। जिसकी होने वाली बीवी उसी की ही नजरों के सामने किसी और की बाहों में समा जाए। कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर शायद इसी एक पल का इंतजार कर रहे थे। सीमा ने पीड़ा की स्थिति में अपना समूल मुझे सौंप दिया था और मेरे शरीर पर उसके हाथों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरे लिए विश्वास करना मुश्किल था। स्पर्श की भाषा कभी कभी इतनी प्रभावी होती है कि शब्दों का अर्थ ही गौण हो जाता है। मेरे हाथों में क्या था मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसा अवश्य था जिसने सीमा की उखड़ी सांसों को आसान बना दिया था। मेरे दोनों हाथों को कसकर पकड़ना उसका एक उत्तर था जिसकी मुझे भी उम्मीद थी। मुझे पता ही नहीं चला कब मनीष और पापा कमरे से बाहर चले गए। गले में ढेर सारा आवेग पीते हुए मैंने सीमा के बालों में उंगलियां डाल सहला दिया। देर तक सीमा मेरी छाती में समाई रही। सांस पूरी तरह सामान्य हो गई थी, जिस पर मैं भी हैरान था और सीमा के पापा भी। तुमने पूछा था ना मैं तुम्हारा कौन हूँ? कल तक पता नहीं था, आज बता सकता हूँ। चुप थी सीमा और उसके पापा भी चुप थे। मुझे वे प्रकृति के आगे नतमस्तक से लगे। सीमा की सांसें अगर मेरी नजदीकियों की मोहताज थी तो इस सच से वे आंखें कैसे मोड़ लेते। मुझे बताया क्यों नहीं तुम दोनों ने? बचपन से साथ साथ हो और एक दूसरे पर इतना अधिकार है तो अंकल मुझे भी पता नहीं था। आज ही जान पाया और इसी के साथ मेरा गला रूंध गया था। मुझे अच्छी तरह याद है जब सीमा की मां की मौत के कुछ साल बाद उसके पापा ने अपनी बहन के दबाव में आकर पुनर्विवाह कर लिया था, तब वह कितने परेशान थे। सीमा और उसकी नई मां के बीच तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। तब अक्सर मेरे सामने रो दिया करते थे। अपनी जाति अपनी ही जाति होती है। यह औरत हमारी जाति की नहीं है, इसीलिए हम में घुल मिल नहीं पाती। अंकल आप अपनी जाति से बाहर भी तो जाना नहीं चाहते थे, और मैं भी नहीं चाहता था मेरी वजह से सीमा आपसे दूर हो जाए, क्योंकि आपने सीमा के लिए अपने सारे सुख भुला दिए थे। तो क्या उसका बदला मैं सीमा के जीवन में जहर घोल कर लूंगा? मैं उसका बाप हूँ। जो मैंने किया वह कोई एहसान नहीं था। कैसे नादान हो तुम दोनों। सीमा को गले लगाकर अंकल रो पड़े थे। हम तीनों ही अंधेरे में थे, कहीं कोई पर्दा नहीं था, फिर भी एक काल्पनिक आवरण खुद पर डाले बस जिए जा रहे थे हम। डरने लगा हूँ अब वह पल सोचकर जब सीमा सदा सदा के लिए जीवन से चली जाती। तब शायद यही सोच सोच कर जीवन नरक बन जाता कि एक बार मैंने बात तो की होती, एक बार तो पूछा होता, एक बार तो पूछा होता।